अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं आपका मेज़बान उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक बार फिर वियना के अंदर जिस गुफ्तगू का आगाज़ हो रहा है, बल्कि हो चुका है, उस गुफ्तगू के आगाज़ के ऊपर एक बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। और एक ऐसा मुल्क जो ईरान के साथ खड़ा था और अमेरिका के ख़िलाफ़ वो ईरान को सपोर्ट कर रहा था, दूसरी जानिब न सिर्फ ईरान को सपोर्ट कर रहा था बल्कि उसको एंटी अमेरिकन ब्लॉक का लीडर जो है वो माना जा रहा था। और यहाँ तक कि जब आर्मेनियन जेनोसाइड को लेके तुर्की ने अमेरिका को धमकी दी तो तुर्की ने भी यही कहा कि हम अब एंटी अमेरिकन ब्लॉक में जाते हुए न सिर्फ ईरान के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे बल्कि रूस के साथ भी ताल्लुकात कायम करेंगे। और रूस जो है वो एंटी अमेरिकन ब्लॉक को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा था। और जो पाबंदियां लगाई गई थी ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से या यूरोपीय यूनियन की जानिब से, ईरान उन पाबंदियों को लेकर हमेशा बोलता था और रूस ने हमेशा ईरान की हिमायत की और कहा कि ये बिल्कुल पाबंदियां गैर मुनासिब हैं, नाजायज़ हैं और इस तरीके से पाबंदियां लगा के जो ईरान की मईशत है उसकी कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वियना के अंदर जिन ममालिक के साथ बातचीत हो रही है उसके अंदर रूस भी शामिल है, क्योंकि रूस P5 यानी वो ममालिक जिनके पास वीटो का इख्तियार है सलामती काउंसिल में, उनके साथ बातचीत तो हो रही है। लेकिन इस मौके के ऊपर जो नुमाइंदे हैं, एनवॉय हैं रूस के, उनकी एक गैर मुतवक्के स्टेटमेंट आई है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके। ईरान के यहाँ पे जो जिम्मेदार थे उन्होंने कहा है कि रूस किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखे या ईरान इस पोजीशन के अंदर आ जाए कि वो एटम बम बना ले। ये बड़ा गैर मुतवक्की किस्म का बयान है और इस बयान के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, या ये भी एक ब्लफ खेली गई है अमेरिका के साथ उसको यकीन दिलाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, लेकिन दूसरी जानिब ईरान को कुछ और कहा जा रहा है। एक और अहम मामला है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को लेके। पाकिस्तान ने पिछले चंद दिनों में क्या कुछ देखा आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर एक लिहाज से हड़ताल हुई, रोड्स बंद हुए, एहतजाज हुआ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक ऐसा इकदाम किया है या एक ऐसा स्टेप लिया है जिसकी वजह से आशिकान रसूल को तो तकलीफ़ पहुंची है, लेकिन हमें एक बार और ये मालूम हो गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात हो, सऊदी अरब हो, या ये सारे ये जो अरब्स हैं, अगर इनको ये लगे कि इनकी बादशाहत बढ़ सकती है, अगर इनको ये लगे कि इनके इक़्तिदार को दवाम मिल सकता है या तूल मिल सकता है, तो ये किसी भी बात के ऊपर समझौता कर सकते हैं और इन्होंने इस बार भी यही किया है। ये मुकम्मल तफसीलात लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब जनाब अली, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मामले की जो मुत्तहिदा अरब अमारात वाला है, उसके बाद हम तफसील के साथ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। अब हुआ ये है कि जो इस वक्त फ्रांस एक जो अफ्रीकन रीजन है उसके जिसको साहिल के ऊपर, उसको लेके एक इत्तेहाद को लीड कर रहा है और उस इत्तेहाद को अफ्रीका के तनाजुर में वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने उस सारे ऑपरेशन को लेके और फ्रांस की इस काविश को लेके फ्रांस के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया है और उसने अपनी जो लॉजिस्टिकल इस वक्त फ़्लाइट्स हैं उनका बाकायदा आगाज़ कर दिया है। और जब ये फ़्लाइट रवाना हुई तो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इस मौके के ऊपर मौजूद थे और उन्होंने इस सिलसिले में कहा कि न सिर्फ आज की फ़्लाइट बल्कि और बहुत सारी ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो इस वक्त तैयार हैं और हम फ्रांस को हर लिहाज से सपोर्ट फराहम करेंगे। अब फ्रांस को सपोर्ट करने का मतलब ये है कि यूरोपीय यूनियन को सपोर्ट करना, और यूरोपीय यूनियन के सपोर्ट का मतलब ये होगा कि अमेरिका को सपोर्ट करना। अब ये काम करने की वजह क्या है, यानी ये मुत्तहिदा अरब अमारात क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि किसी भी तरीके से वो इन ममालिक की हिमायत हासिल कर ले, चाहे उसके लिए उन्हें इस्लाम का या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस है उसका इन्हें सौदा करना पड़ जाए। मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँ, खुदा ताला हमें माफ़ करे, किसी मुसलमान की ज़िंदगी में ऐसा मौका ना आए, लेकिन इन अरबों के लिए किबला अव्वल के सौदे के बाद शायद इनके लिए ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और फ्रांस के साथ इस किस्म के ताल्लुकात का आगाज़ करना, एक नई चीज़ करना या उसको किसी भी किस्म की सपोर्ट फराहम करना, ये
इन अरबों ने एक और इस्लाम की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। खुदा इनको गारत करे और इनसे यकीनन ये जवाब तलबी होगी। अब आ जाते हैं जनाब दूसरे मामले की तरफ, जो बड़ा क्रिटिकल मामला है। वियना के अंदर ये फाइनल राउंड है और इस वक्त ये कहानी इसलिए भी ज़रूरी है कि मई का महीना स्टार्ट हो रहा है, जो अगला महीना है, और 21 मई से पहले पहले रूस के जो वहाँ पे एम्बेसडर थे या रूस के जो नुमाइंदे हैं, उनका भी ख्याल ये है कि 21 मई तक ये मुआहदा होना ज़रूरी है, जो इस वक्त अमेरिका, ईरान या दीगर ताकतों के दरमियान है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि 22 मई को जो IAEA है, यानी जो आलमी तवानाई एजेंसी है, उसका और ईरान का एक मुआहदा है, और इस मुआहदे के तहत वो ईरान के जो जौहरी रिएक्टर्स हैं या ईरान की जो जौहरी साइट्स हैं, उनका मुआयना कर सकते हैं। तो इस वक्त तक तो उन्हें एक्सेस हासिल है उस मुआहदे के तहत। 22 मई के बाद उन्हें ईरान के अंदर मुआहदा ख़त्म होने के बाद ये एक्सेस नहीं रहेगी। एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो मई के बाद अगला महीना आएगा जून का, जून के महीने के अंदर ईरान के अंदर सदारती इंतखाबात होने हैं। अब इन सदारती इंतखाबात के दौरान क्या फैसला होता है, ये किसी को पता नहीं चल रहा, यानी कौन जीतता है या क्या रिजल्ट्स आते हैं। सो इस सारी कहानी को लेके इस वक्त रूस समेत आलमी ताकतों की कोशिश ये है कि इसी हफ्ते या इसी 10-15 दिन के अंदर अंदर एक न्यूक्लियर डील वाला मामला, जिसको न्यूक्लियर डील प्लस कहा गया है, ये क्या वजह है, यानी ये क्या बात है। इसके अंदर 2-3 नई शराइत हैं जो अमेरिका ने लगाई हैं। मसलन पहला ये लगाया है, पहली बात तो ये हो रही थी, यूरेनियम एनरिचमेंट की बात हुई या ईरान के उस एटम बम बनाने की। अब बैलिस्टिक मिसाइल चूंकि दर्द सर बना हुआ है, तो इस नई न्यूक्लियर प्लस डील के अंदर, न्यूक्लियर डील प्लस जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर पाबंदी, और दूसरी वो चीज़ जो इसराइल समेत ईरान के दुश्मनों और खासकर सऊदी अरब के लिए तकलीफ का बायस बनी हुई है, जो उसके रॉकेट्स हैं, उन रॉकेट्स की शिपमेंट का मसला बना हुआ है। यानी ये कहा जा रहा है कि ईरान ये तसल्ली दे कि वो अपना बैलिस्टिक मिसाइल रोल बैक करेगा। दूसरा, उसके जो रॉकेट्स हैं वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो या हौसी हो, इनमें से किसी को फराहम नहीं किए जाएंगे। लेकिन जाहिर बात है ईरान इस हवाले से कोई बात तो नहीं कर सकता। तो 27 अप्रैल से बातचीत का आगाज़ हो गया है, और रूस के सफ़ीर ने कहा है कि रूस किसी कीमत पर नहीं चाहता कि ईरान का एटम बम बने। लेकिन ये एक ब्लफ है। ये ब्लफ किसके साथ है? ये अमेरिका के साथ है। उसकी वजह यह है कि सरगेई लारोव साहब जब आए तो वो जो बात कर रहे थे वो अलग बात कर रहे थे। अब इस सारी कहानी को लेके जो हम ये समझ सकते हैं कि रूस ये क्यों कर रहा है, रूस शायद वही काम अमेरिका के साथ करना चाह रहा है जो अमेरिका इनके साथ करता रहा है। वो ईरान को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका हक है, आप बिल्कुल करें, और हम आपके ऊपर पाबंदियों के भी हक में नहीं है। दूसरी जानिब अमेरिका को भी ये एहसास दिला रहे हैं कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ईरान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए और आप बिल्कुल खुल के करें। उसकी वजह क्या है कि इस बाहमी लड़ाई के दौरान अगर अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो रही है तो नुकसान किसका हो रहा है? ईरान, अमेरिका का हो रहा है। जो हमने बहुत सारा आपको बताया कि उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई, उनको रोज़ वो घेर लेते हैं। तो रूस तो इस पर खुश होगा और रूस तो अमेरिका को इस्ताल दिलाएगा। तो ये एक लिहाज से दो तरह की स्ट्रेटजी है जो रूस ने अपनाई है, जिसके आने वाले 23 दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। आप मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक और ट्विटर के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।